व्हाट इज़ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनेजर इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पूछा है कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके अंदर चैलेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्रॉस कल्चर होता क्या है पहले। क्रॉस कल्चर इंक्लूड्स लैंग्वेज, वैल्यूज़, बिलीफ, एटीट्यूड, बिहेवियर, वे ऑफ वर्क। ठीक है, इतना से समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं। जब अलग सोच और अलग कल्चर के लोग ग्लोबल लेवल पर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे क्रॉस कम्युनिकेशन कल्चर एक ही बात कहते हैं। यहाँ कल्चर का मतलब नेशन नहीं है, मीन मीनिंग है वे ऑफ वर्क, बिहेवियर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ये बस समझाने के पर्पज से। ठीक है, और ये भी समझाने के पर्सपेक्टिव से है, ये लिख भी सकते हैं लेकिन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी प्रॉपर। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन वेयर people from different cultural background communicate communicate। ठीक है, इन सिमिलर एंड डिफरेंट वेज। या तो वो सही आपस में सही तरीके से बात करते हैं या डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। जैसे हमने व्लॉग्स में देखा है ना, जैसे किसी को थैंक यू बोलना नहीं आता तो वो बस ऐसे सर झुकाता रहता है कि थैंक यू। मैं मतलब अब इंडियन रशियन को थैंक यू बोल रहा है, ना रशियन को इंग्लिश आती, ना इंडियन को रशिया आती है, तो वो दे बस ट्राई टू कम्युनिकेट कि वो हंस के बोलेगा कि ऐसे सर कॉल आ गया था। ओके, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आपस में बात करने का ट्राई करते हैं फॉर किसी भी पर्पज़ के लिए। ठीक है, अपने आप को पर्सनली वे में या बिजनेस लेवल पे, लेकिन अभी हम बिजनेस लेवल को देखेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, मैंने फ़ोटो भेज दी है, इसको डेफिनेशन को पढ़ लेना। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये है एक्स्ट्रा लेवल पे ग्लोबल टीम अप बन पाती है। ग्लोबल लेवल पे हम टीम बना पाएंगे, हम हायरिंग कर पाएंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल पाएंगे। जैसे अगर मुझे इंग्लिश आएगी तो मैं यूएस के क्लाइंट को अप्रोच कर पाऊँगा। एमएनसीज बन पाती है, कंपनीज एमएनसी बन जाती है, और फॉरेन असाइनमेंट्स मिलते हैं। जैसे ये मिलते हैं, क्लाइंट्स होते हैं कंपनी के लिए, असाइनमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो असाइनमेंट्स मान लो, मतलब उसको वैसे मान लो कि जैसे यूएस की कंपनी आके इंडिया से काम करवाना चाह रही है ग्लोबल, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिलती है, जैसे गूगल है ना, कहाँ गया पेंसिल, लाइक गूगल। ठीक है, कि आज उसको हर कोई जानता है, क्यों, क्योंकि उसने सब जगह को अपने मतलब वो अडॉप्ट किया है उसने हर किसी को अपने अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। या मैकडी, मैकडी जैसे इंडिया में पोक या बीफ या और भी जो भी अलग अलग टाइप के बर्गर्स होते हैं वो नहीं बेचती, क्योंकि इंडिया का बिलीफ सिस्टम अलग है। ठीक है, बेटर ऑप्शन फॉर और अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट। अब जैसे मेरे को जैपनीज़ आएगी तो मैं जापान में जाके भी तो जॉब कर सकता हूँ ना, तो ये मेरे लिए भी बेटर होगा, मतलब कैंडिडेट के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि चैलेंजेस क्या होते हैं, जो इसके अंदर था ना, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या होती है। देखो, लैंग्वेज बैरियर आते हैं, डिफरेंट कंट्री स्टेट्स डिफरेंट लैंग्वेज, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, स्टेट, अभी वैसे ही ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेट भी लिख दिया है। ये स्टेट, ठीक है, ये इंडिया लेवल पे है। जैसे कि अगर हम पहले कंट्री का एग्जांपल लेते हैं कि कंट्री में क्या क्या इश्यूज आते हैं, एक्सेंट की प्रॉब्लम होती है, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है, वोकेबलरी की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज तो होती ही चेंज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। अब यहाँ पे एक्सेंट हमारा चेंज होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, जैसे शेड्यूल और शेड्यूल है ना। वोकेबलरी हमारे पास होती नहीं है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। और जो फोर्थ पॉइंट है सबसे बड़ा, कि ये लैंग्वेज ही चेंज होती है। अब स्टेट लेवल में मान लो, जो कि हमें अभी नहीं बताना, जैसे कि अब तमिलनाडु में चेन्नई में देखो, तो चेन्नई में जैसे मतलब जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में अलग होते हैं, वो मैं कॉल पे समझाऊंगा बाद में। ठीक है, ओके। सेकंड ऑप्शन होता है कल्चर डिफरेंस इन वैल्यूज़ एंड बिलीफ। बिलीफ और कल्चर में डिफरेंस होते हैं, कैसे। हर कैंडिडेट का राइट और रॉन्ग अलग, हर कल्चर का राइट और रॉन्ग अलग होता है। एडिशनली इसके अंदर ये कल्चर में वर्क एथिक्स अलग अलग होते हैं, कैसे। हाँ,
आ रहा हूँ। अरे ये चिल्ला रहे हैं। जैसे इंडिया में रिस्पेक्ट फॉर हियरार्की होता है, वेस्टर्न में रिस्पेक्ट फॉर इक्वलिटी होता है, जैसे यूरोप कंट्री में। ठीक है, हियरार्की मतलब पहले हमें बॉस की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और सब कुछ। और यहाँ पे हर कोई इक्वल होता है तुम्हारे लिए, तुम किसी से भी जाके बात कर सकते हो, किसी से भी जाके कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। क्रॉस कल्चर, ये इसमें कल्चर डिफरेंस इन वैल्यू एंड बिलीफ समझ में आ गया। थर्ड होता है लो कॉन्टेक्स्ट वर्सेस हाई कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है? लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है डायरेक्ट फीडबैक देना, नो ट्विस्टेड कम्युनिकेशन। कहाँ पे होता है? यूएस, जर्मनी, यूरोप। ओके। अभी समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। हाई कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट फीडबैक देना। यहाँ पे रिलेशनशिप और इमोशन को वैल्यू देना, वैल्यू दिया जाता है। ट्विस्ट करके पॉइंट बताना का मतलब कहाँ पे होता है? एशियन कंट्रीज़ में होता है, जैसे इंडिया और चाइना में। देखो यहाँ पे अगर यूएस के किसी मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को अगर कुछ बताना है ना, तो वो डायरेक्टली उसको बता देगा। जैसे कि हाँ तुम काम अच्छा नहीं कर रहे या तुम काम कैसा कर रहे हो। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा रिलेशनशिप देखा जाता है, कि या चाहे छोटे से भी बड़े को या बड़े से छोटे को हमेशा रिलेशनशिप में देखना जा, इमोशनल वैल्यू पे देखा जाता है कि यार उसको बुरा ना लगे। मैं कैसे समझाऊँ उसको? घुमा फिरा के समझाते हैं, यार देख तू काम तो कर रहा है लेकिन तेरे को ना थोड़ा सा और ध्यान देने की नीड है। वो डायरेक्टली नहीं बोला जाता यहाँ पे। ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंसेस हो जाता है, हो जाते हैं। अब मान लो कोई इंडियन पर्सन यहाँ पे जॉब करे यूएस में, और उसको तो यहाँ के लो कॉन्टेक्स्ट की आदत ही नहीं है। उसको डायरेक्ट मैनेजर ने बोला और मैनेजर ने बोल दिया कि यार तुम ना काम अच्छा नहीं कर रहे। तो वो उसके लिए थोड़ा सा मतलब लाइक क्या था ये, प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे वो बोलेगा कि यार यूएस की कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको यूएस का कल्चर ही नहीं पता। कल्चर डिफरेंस है। सेम कोई यूएस का बंदा इंडिया में आके काम करेगा तो वो बोलेगा कि यार तुम इतना घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो, तुम डायरेक्टली बोलो मुझे मेरा काम इम्प्रूव करने की नीड है। जैसे हम सुनते हैं ना, कहीं कभी हम ब्लॉग देखते हैं या कुछ देखते हैं कि इंडियंस पीपल जो जो यूएस के कंपनीज में काम करते हैं, जैसे गूगल में काम करते हैं, तो वो कैसे बताते हैं कि यहाँ पे कैसा वर्क कल्चर है, वर्क एथिक्स कैसे है, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं। हम तो 6 बजे लॉग आउट कर देते हैं, 5 बजे लॉग आउट कर देते हैं, हमारा फन फ्राइडे होता है। तो वो ये सब ये यूएस के लोगों के लिए होता है। मतलब कल्चर डिफरेंस है, तभी तो वो हमें बता देना कि देखो हमारे में नहीं होता लेकिन यहाँ पे होता है। तो लो कॉन्टेक्स्ट में मतलब डायरेक्ट फीडबैक फीडबैक देना होता है। हाई कॉन्टेक्स्ट में इनडायरेक्टली बोला जाता है, यहाँ पे रिलेशनशिप को और इमोशन को वैल्यू दी जाती है। फोर्थ प्रॉब्लम आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंस। अब हमने नॉन वर्बल पढ़े थे, इसमें क्या होते हैं? बॉडी लैंग्वेज होती है। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिफरेंसेस नॉन वर्बल में भी डिफरेंस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ऐसे समझो जैसे कि हम हाँ, जैसे कि जापान में हाथ मिला के थैंक यू नहीं बोला जाता। वहाँ पे खड़े होके सबके सामने, मतलब किसी को थैंक यू बोलना है तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे हेड को बेंड किया जाता है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे इंडिया में या अमेरिका में तो हम हाथ मिला के थैंक यू बोलते हैं या वर्बली बोल देते हैं या कुछ भी। तो वो डिफरेंसेस है। मतलब वो बोलेगा कि यार तूने रिस्पेक्टफुली मेरे को थैंक यू नहीं बोला। तो मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। गेस्चर, आई कांटेक्ट, पोस्चर, कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज। कहीं पे कितनी आई कांटेक्ट करनी है, कहीं पे कैसे करनी है, तो वो सब डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। आई कांटेक्ट गुड इन यूएस मार्केट, यहाँ पे मार्केट बोल दो या कंपनी बोल दो। ठीक है। गुड इन यूएस शो कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय। अगर मैं आँख मतलब आई कांटेक्ट करके बातें कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा दिखाया जाता है कि हाँ इसको मतलब कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, या हाँ ये एक अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन कह रहा है। ठीक है। आई कांटेक्ट पार्ट होती है नॉन वर्बल का। लेकिन वहीं आई कांटेक्ट शो डिसरिस्पेक्ट इन सम एशियन कंपनीज।
जो एशिया की कुछ कंपनीज होती है वहाँ पे आई कांटेक्ट को मतलब बुरा माना जाता है कि यार तू नीचे देख के बात करना, आंखों में आंखें क्या देख रहा है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल है, इन जापान यू हैव टू स्टैंड बिफोर सेइंग थैंक यू और सॉरी। जापान में, ये अचानक से वीडियो रुक गई। तो जापान में थैंक यू और सॉरी बोलने से पहले स्टैंड होना ज़रूरी होता है, लेकिन और कहीं पे नहीं होता। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। पाँच पांचवा पॉइंट क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग और प्री जज। कैसे, फिक्स्ड इमेज अबाउट द ग्रुप विदाउट नोइंग ऑल। किसी भी ग्रुप के बारे में एक फिक्स इमेज बना लेना बिना उनको जाने। ठीक है, बिना उनको जाने किसी भी ग्रुप के लिए फिक्स इमेज बना लेना, प्री जज कर लेना, स्टोरी या स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कई बाहर की कंपनीज बोलती है ऑल इंडियंस आर लेट, मतलब नो पंक्चुअलिटी। ठीक है। सेकंड क्या एग्जांपल हो सकता है, ऑल चाइनीज़ प्रोडक्ट कंपनी बिल्ड्स नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, मतलब जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अच्छे कंपनी की प्रोडक्ट्स नहीं बना पाती है। लेकिन ये दोनों क्या है, रॉन्ग एजेंशम्स है। ये मेनली इंडिया के लिए है क्योंकि हम इंडिया में हैं अभी, और तो हमें इंडिया के लिए लिखना पड़ेगा रॉन्ग एजेंशम्स। अब वो ये सच है कि हम नॉन पंचुअल होते हैं, हम लोग टाइम पे कभी नहीं आते, लेकिन बिजनेस लेवल पे बताया जा रही है। ठीक है। तो यूएस के लोग मतलब बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, कि किसी भी मतलब इसके अंदर क्या लिखोगे आप, कि फिक्स्ड इमेज अबाउट ग्रुप विदाउट नोइंग ऑल। किसी भी ग्रुप के बारे में पहले से इमेज बना लेना कि वहाँ के तो सारे लोग ऐसे होंगे, या उस कंपनी के या उस लोकेशन के या उस बिहेवियर के सारे लोग ऐसे होंगे। ठीक है। छठा पॉइंट क्या हो सकता है, इमोशनल एक्सप्रेशन डिफरेंट। कैसे, सम कल्चर सपोर्ट ओपन इमोशन कल्चर्स फॉर एम्प्लॉय गुड वेलबींग। कई कल्चर्स मतलब एटमॉस्फेयर, कंपनीज या लोकेशंस। ठीक है। सपोर्ट होता है ओपन कल्चर फॉर एम्प्लॉय गुडविल। ओपन कल्चर क्या होता है, कि जहाँ पे आप ओपनली बात कर सकते हो। ओपन इमोशन कल्चर मतलब फ्री राइट कम्युनिकेशन। ठीक है। आपको बात करने के लिए कहीं पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से भी जाके बात कर सकते हो। कल्चर बाहर होता है। ठीक है। सम कल्चर रिजर्व होते हैं, मतलब थोड़े से नीचे सोच के होते हैं, डोंट शेयर मच अबाउट इमोशनल वैल्यूज़। ठीक है। एग्जांपल, वेस्टर्न एन है ये। ठीक है। वेस्टर्न मैनेजर आर एक्सप्रेसिव, इसके नीचे है एशियन एम्प्लॉयज़ मोस्टली क्वाइट, ये अलग है, ये वन है, ये टू है। ठीक है। इस जैसे कि हमने पहले बात किया था ना कि अमेरिका में ओपन कल्चर होता है, तो वहाँ पे वो लोग लो कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, वो डायरेक्टली फीडबैक दे देते हैं। तो ये लाइक, अब वो डायरेक्टली फीडबैक देंगे तो मतलब वो इमोशनली ओपन है ना। तो वेस्टर्न मैनेजर एक्सप्रेसिव बता देते हैं, लेकिन एशियन के एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, थोड़े से क्वाइट होते हैं अपने बारे में। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं इसके प्रॉब्लम्स के, चैलेंजेस के, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के। ये कुछ 6 पॉइंट है, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंस इन वैल्यू एंड बिलीव्स, लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंसेस, कहीं कहीं पे आंख दिखाना गलत होता है, स्टीरियोटाइपिंग पहले से ही जज कर लेना, और इमोशनल लेवल पे ओपन। ठीक है। अब ये तो हो गए प्रॉब्लम्स, लेकिन अब हमें इसको ठीक भी तो करना है। तो हमें ये सबको ठीक नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ठीक करने के लिए पूछा भी नहीं है, लेकिन हम अपनी साइड से आंसर को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा बताएंगे। तो हमें 2-3 पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हाउ टू हैंडल और ओवरकम, ये उसके सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन है। ठीक है। पहला,
कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, नो बिफोर गोइंग, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी आप जा रहे हो, क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आपको पता है, जैसे अगर आप अमेरिका जा रहे हो, अगर आप अमेरिका के क्लाइंट से मिल रहे हो, तो आप उनको पहले जानो, उनके काम को जानो कि वो लोग काम कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग लो या कुछ भी करो, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन, कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो पहले सुनो, फिर समझो, फिर उसको फीडबैक दो। लिसन एंड ऑब्जर्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। कि वो बात कैसे कर रहा है, वो गुस्से में कर रहा है, कैसे कर रहा है, पहले उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है, फिर तुम ट्राई करो उसकी बात समझने का। क्योंकि अगर अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो वो इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन उसके बोलने का एक्सप्रेशन तो हमें पता चलेगा ना कि वो गुस्से में बात कर रहा है या स्लो बात कर रहा है या कैसे बात कर रहा है। तो एक्टिव लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन। तीसरा है अवॉइड स्टीरियोटाइप, ठीक है। कैसे? ऐड एडेप्टेबिलिटी, थोड़ा सा एडेप्टेबल बनो अकॉर्डिंग टू देम, तुम जिसके लिए भी काम करने वाले हो, जिसके साथ भी काम करने वाले हो। सेकंड पॉइंट है चेंज पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो कि ऑलवेज माई वर्क ऑफ वे इज राइट, ठीक है। पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा? ऑलवेज है यार, ठीक है, समझ जाना। अब दिख रहा है ऑलवेज माई वर्क ऑफ वे इज़ राइट, ये गलत पर्सपेक्टिव है। हमेशा तुम्हारा काम करने का तरीका ठीक नहीं होगा। अगर इंडिया में तुम्हारा काम करने का तरीका ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जापान में या यूएस में भी तुम्हारा काम करने का तरीका ठीक होगा। वहाँ पे दूसरी फॉर्मेलिटीज चलती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। अब कंक्लूजन। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज that connect global companies and businesses to each other. Without it, even the best strategy will be collapse. अब देखो ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, विदाउट इट इवन द बेस्ट स्ट्रेटजी विल बी कोलैप्स, ये लगभग हमने सारे आंसर्स में लिखी है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बेस्ट स्ट्रेटजी कोलैप्स हो जाएगी, फीडबैक नहीं होगा तो बेस्ट स्ट्रेटजी कोलैप्स हो जाएगी, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बेस्ट स्ट्रेटजी कोलैप्स हो जाएगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा तो बेस्ट स्ट्रेटजी कोलैप्स हो जाएगी, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा तो बेस्ट स्ट्रेटजी कोलैप्स हो जाएगी। तो ये लाइन आप हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। और ये है एडिशनली इन ग्लोबल एनवायरनमेंट मैनेजर्स कल्चर इंटेलिजेंस, कल्चरल, ठीक है, कल्चर इंटेलिजेंस CQ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, ठीक है। मतलब ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखने के लिए, बाकी आप इसको लिख सकते हो कि क्रॉस कल्चर का जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ब्रिज होता है किसी भी दो दूसरे कल्चर की कंपनीज को या बिजनेसेस को आपस में जोड़ने का, बस। और इसके बिना ये हो सकता है, और इसमें अगर हम इम्पोर्टेंस मतलब इसी को कंक्लूजन को बड़ा करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बेनिफिट्स होते हैं कंपनीज को भी, इसको भी, उसको भी। क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हमने लिखा हुआ है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बिजनेस वाला पॉइंट, ठीक है। कि ग्लोबल टीम बनती है, फॉरेन असाइनमेंट मिलते हैं, ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिलती है, MNCs हो पाते हैं, बेटर ऑप्शन मिलते हैं कैंडिडेट्स को, तो ये सब, ओके।